हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पार्ट 2 में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट 2 PYQs हम सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक पर्स, इंडिकेट द करेक्ट कोड। इलेक्ट्रॉनिक पर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस है रिटर्नल पैटर्न वेरिफिकेशन, विजुअल रिकॉग्निशन, सी है नो रिस्क ऑफ बैड पेमेंट्स, फोर्थ है मेथड ऑफ एक्सेप्टिंग पेमेंट्स विथ नो कैश फ्लो टू मैनेज एंड नो रिस्क ऑफ थेफ्ट। तो इसका राइट आंसर है ए एंड बी। तो कौन सी चीज़ फॉल्स है ये बोला गया है, तो ए एंड बी फॉल्स है कि जिसमें रेटिनल पैटर्न वेरिफिकेशन एंड विजुअल रिकॉग्निशन ये दो चीज़ इसमें कवर नहीं होती है इलेक्ट्रॉनिक पर्स में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक पर्स से हम एग्जांपल से आपको ख्याल आएगा कि कौन सी मैं बात कर रही हूँ। एग्जांपल्स किस से देखते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हमें रेगुलर यूज़ कर रहे हैं वो जीपे। ठीक है, तो जीपे हम जो कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ना ही उसमें रेटिनल पैटर्न वेरिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं, ना ही विजुअल रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉनिक पर्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिलेटेड आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो रेगुलर यूसेज में है। तो एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं कि एप्पल पे है, सैमसंग पे है, गूगल पे है। गूगल पे फॉर द एंड्रॉयड डिवाइस एंड एप्पल पे फॉर द आईफोन्स। एंड पेपल है जो इंटरनेशनल, जब दो कंट्री में अलग अलग बंदे बैठे हैं और उनको कोई पेमेंट करना है तो वो पेपल यूज़ कर रख सकता है, तो विदाउट शेयरिंग देयर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है और इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके अच्छे से आराम से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द डिफेक्ट ऑफ इंडियन मनी मार्केट। डिफेक्ट्स कौन से है बोला गया है कि इंडियन मनी मार्केट के। ए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, बी डिकोटोमी इन इंडियन मनी मार्केट, सी है फाइनेंसिंग इंडस्ट्री एंड फोर्थ है डाइवर्सिटी इन द इंटरेस्ट रेट। तो इसका राइट आंसर है बी एंड डी। तो ये डिफेक्ट्स बताए गए हैं कि ये दो डिफेक्ट्स है इंडियन मनी मार्केट के, कि डिकोटोमी इन इंडियन मनी मार्केट एंड डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट। ऑब्वियसली डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है हमें इंटरेस्ट रेट में। अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंटरेस्ट रेट अलग अलग है एंड डिकोटोमी भी देखने को मिलती है। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग इंडस्ट्रीज का राइट आंसर है, डिफेक्ट्स नहीं है। तो इंडियन मनी मार्केट एक्चुअल में क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। इंडियन मनी मार्केट इज़ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, facilitating short-term borrowings and lending among financial institution and individual. Its primary function is to ensure efficient fund allocation and provide liquidity to the participants, contributing to the smooth functioning of the economy. The Indian money market serve as a platform for liquidity management and price discovery. Liquidity management and price discovery ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। और चीज़ देख लेते हैं। तो इंडियन मनी मार्केट को किस तरह से डिफाइन करा गया है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज है। अनऑर्गेनाइज में इंडिजिनियस बैंक्स है, मनी लेंडर्स है। ठीक है, मनी लेंडर्स हम हमारे आसपास भी देखने को मिलते हैं कि जो साहूकार वगैरह होते हैं वो लोग। ऑर्गेनाइज सेक्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कमर्शियल बैंक्स है, नॉन बैंकिंग कंपनीज है, PO है, पोस्ट ऑफिस है एंड कोऑपरेटिव बैंक्स है। रिजर्व बैंक में जहाँ पे रिजर्व बैंक तो हमारा सेंट्रल बैंक है वो। कॉमर्शियल बैंक में का 2 टाइप्स में है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में भी टाइप्स है कि जहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक, इंडियन बैंक, फॉरेन बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स है। पब्लिक बैंक में भी स्टेट बैंक के ग्रुप अलग है एंड नेशनलाइज बैंक के ग्रुप अलग है। ठीक है, फिर कौन से नॉन बैंकिंग कंपनीज में फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल अलग डिफाइन करे गए हैं। कोऑपरेटिव में स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव, प्राइमरी कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जहाँ पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सबसे अपेक्स मानी जाती है। तो ये चीज़ों के बारे में भी आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा। MCQ के साथ रिवीजन भी हो जाता है क्योंकि मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन भी करती हूँ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लेके आती हूँ। फिर नेक्स्ट है इसमें डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट में। तो फर्स्ट, existence of the unorganized money market, absence of cooperation amongst the member of the money market, lack of uniformity देखने को मिलती है, absence of organized bill market है, seasonal financial strategies देखने को मिलती है, shortage of capital in money market है, lack of development
ऑफ द इंडियन मनी मार्केट, एक्सेसिव नंबर है इंडिजिनियस बैंक्स के मनी मार्केट में, एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द मनी मार्केट एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। तो ये भी आप थोड़ी चीज़ें ध्यान रख सकते हो, कोई और एक्सपांड करके क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अंडर द बेसल 1 अकॉर्ड BCBS फिक्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फंड फॉर बैंक्स एट BCBS बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न। बेसल 1 के बारे में बताया गया है कि कौन सा चीज़ सही है कि 8% मेंटेन करना है, 8% ऑफ द टोटल रिस्क वेटेड एसेट का 9% करना है, या 10% करना है, 1000 करोड़ करना है। तो इसका राइट आंसर है 8% ऑफ द टोटल रिस्क वेटेड एसेट। आपने अगर पार्ट 1 देखा है तो मैंने उसमें BCBS का पूरा एक्सप्लेन करा है, उसमें बेसल 1, 2 एंड 3 तीनों चीज़ों के बारे में भी मैंने उस पर एक्सप्लेन करा है, तो इसमें मैं और ज़्यादा डिटेल मैंने ऐड नहीं करी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फोर्थ है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो मैनेजर का रजिस्ट्रेशन के बाद करिए, जिसका सीक्वेंस हमें बताना है। फर्स्ट ए है प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेबी, सेकंड है एडुकेट स्टेप फॉर रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवियंस, थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ द स्पेसिफाइड कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, फोर्थ है पेमेंट ऑफ फी, एंड ई है अबाइड बाय द रेगुलेशन अंडर द सेबी एक्ट। तो इसका राइट आंसर है A, D, B, C एंड E, थर्ड। तो फर्स्ट क्या करेंगे, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो फर्स्ट ये आएगा। फिर है D कि पेमेंट ऑफ फीस पेमेंट करनी पड़ेगी सेबी को, फिर B जहाँ पे एडिक्वेट स्टेप फॉर रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवियंस ये करना पड़ेगा, एंड C है फोर्थ C है जहाँ मेंटेनेंस ऑफ द स्पेसिफाइड कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, एंड लास्ट है अबाइड बाय द रेगुलेशन अंडर द सेबी एक्ट, जो रेगुलेशन है उनको हमें फुलफिल करना है। तो अगर हम कुछ हमें नहीं भी पता, इस सीक्वेंस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें मे बी इतना ज़्यादा ध्यान ना हो, तो इसको एक कुछ हम कॉमन सेंस से या फिर इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि हम ऐसा ऑड वन आउट से भी कर सकते हैं कि प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी ये तो हमें पहले लेना ही लेना है, तो हम ए को सेट कर देंगे तो आगे का क्वेश्चन हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और डिटेल देख लेते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर से, और कुछ बातें भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या इस तरह से क्वेश्चन में भी बन सकता है। तो अ पोर्टफोलियो मैनेजर इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट हु परस्यूड टू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद द क्लाइंट, एडवाइस और डायरेक्ट टू द अंडरटेक ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज़ और द फंड ऑफ द क्लाइंट। व्हाट इज़ द कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, तो उसको कितना कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट करना है, तो 2 करोड़। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना जो स्टैटिक होते हैं, तो वो हमें ध्यान रखने ही है। नेटवर्थ के 2 करोड़ है। फिर है कि कितनी फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस उसको पे करनी है, तो हाँ उसको पे करनी है, कितनी है 10 लाख रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी करनी है एट द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ द सेबी के सर्टिफिकेशन के टाइम 10 लाख पे करना है। एंड हाउ लॉन्ग डज द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ रिमेन वैलिड, तो उसकी वैलिडिटी कितने साल की रहेगी, 3 ईयर की रहेगी। अगर वो एक्सपायर हो रहा है उसका सर्टिफिकेशन, तो उसको कितने 3 मंथ में उसको एक्सपायरी ऑफ द वैलिडेशन ऑफ सर्टिफिकेट उसको रिन्यू करना है। फिर है रिन्यूअल में उसको कितने चार्ज लगेगा, 5 लाख रुपीज़ लगेगा। एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पोर्टफोलियो मैनेजर एंड द क्लाइंट के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ भी डिस्प्यूट वगैरह होता है, तो वो कहाँ पे मेंशन करा गया है कि शेड्यूल 4 ऑफ द सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन एक्ट 1993 में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स मैंने करे हैं तो वो आप अपनी बुक में नोट डाउन कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिलेटेड टू द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड कौन सा इसमें स्टेटमेंट राइट है। RBI इज़ अ डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपॉजिटर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। सेकंड, मॉनिटरी कंट्रोल इज एक्सपीरियंस थ्रू द कैश रिजर्व रेशियो एंड स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो। Third, primary dealers mainly deal in shares, mutual fund units. Fourth है the decrease in statutory liquidity ratio contract the credit creation. इसका राइट आंसर है सेकंड, मॉनिटरी कंट्रोल इज एक्सपीरियंस थ्रू कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो और पढ़ लेते हैं मॉनिटरी पॉलिसी रिलेटेड चीज़ें।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस सेक्शन 45 ZB। तो ये भी एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखनी है। द MPC डिटरमाइन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए कि उसको महंगाई को कंट्री में मतलब डिसिप्लिन में रखने के लिए वो MPC कमेटी काम करती है, जहाँ पे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम भी है एंड क्वालिटेटिव भी है। मैंने इस वीडियो में दोनों कवर करे। तो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में कौन सी है? बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो थोड़ा हम देख लेते हैं बैंक रेट क्या है। तो बैंक रेट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लैंड्स मनी टू दी कॉमर्शियल बैंक, जहाँ पे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को मनी लैंड करता है, तो उसको और डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज रेफर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट इन ऑर्डर टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंकिंग सिस्टम। फिर कैश रिजर्व रेशियो में क्या ध्यान रखना है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल अंडर द RBI एक्ट 1934 एवरी कॉमर्शियल बैंक हैज़ टू केप्ट सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व विथ RBI के पास रखना है, ठीक है। दी RBI इज़ एम्पावर टू वेरी CRR बिटवीन 3 to 15% के बीच में वो वेरी कर सकता है। हाई जितना हाई होगा उतना क्या होगा? रिड्यूस होगा कैश फॉर द लैंडिंग, जितना, क्योंकि उसको बैंक को RBI के पास ज़्यादा परसेंटेज रखनी पड़ेगी ना, तो वो कम पैसे लैंड कर पाएगा जिसको रुपीस चाहिए उसको। एंड लो CRR इंक्रीज द कैश लैंडिंग, ठीक है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी में क्या होगा कि बैंक को इटसेल्फ खुद के पास कुछ रुपीस एज ऑब्लिगेशन रखना है। किस तरह से? लिक्विडिटी फॉर्म में, कि कैश, गोल्ड या अदर सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में। रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट में, रेपो मीन्स सेल एंड प्री परचेज एग्रीमेंट, ठीक है। रेपो इज अ स्वैग्स डील इन्वॉल्विंग द इमीडिएट सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टिमुलेट परचेज ऑफ दो सिक्योरिटी एट द फ्यूचर डेट एट द predetermined price. Repo rate help the commercial bank to acquire fund from RBI by selling security and also agree to repurchase at the later date. And reverse repo rate में उसका उल्टा हो जाएगा कि RBI has to parking their short term excess fund with the RBI, जहाँ पे बैंक्स है वो RBI के पास रुपीज़ उसको पार्क करेगी शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, तो उसका उल्टा हो जाएगा और RBI बैंक्स को इंटरेस्ट के रूप में कुछ रुपए देगी इस तरह से। अभी ये तो हो गए क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वाले भी है, वो भी देख लेते हैं एक बार फटाफट। सीलिंग ऑन द क्रेडिट, जहाँ पे RBI उसको सीलिंग एक बाउंड्री दे देगी कि उसको लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक टू ग्रांट एडवांसेस अगेंस्ट द सर्टेन कंट्रोलर सिक्योरिटीज़, कि उसको बोल देगी कि तुझे इतने परसेंटेज या इतने लाख रुपीस ही देने, उससे आगे तुम नहीं दे सकते, इस तरह से। फिर है मार्जिन रिक्वायरमेंट, जहाँ पे परसेंटेज उसको बोल दिया जाएगा कि उसको 100 रुपीज़ लेने आ रहा है तो 180 रुपीज़ तुझे अगर ग्रांट करने हैं तो 80 रुपीज़ की तुझे मार्जिन रखनी पड़ेगी, कि 100 रुपीज़ है एंड 180 रुपीज़ उसको अगर चाहिए और 100 रुपीज़ के ही वो सिक्योरिटी दे रहा है तो 80 रुपीज़ के लिए तुझे उसको मार्जिन रिक्वायरमेंट रखनी पड़ेगी अगेंस्ट द कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। और हायर द मार्जिन लेजर विल बी द लोन सैंक्शन। फिर है डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, जहाँ पे RBI पक्षपात मतलब कर रहा है कि सेंसिटिव कमोडिटीज इशू, गारंटी एंड मेकिंग एडवांसेस एक्सेट्रा, जहाँ पे किसी को वो ज़्यादा रुपीज़ ग्रांट करेगा और किसी को कम करेगा, इस तरह से। डायरेक्टिवनेस में क्या होगा? RBI इशू डायरेक्टिव्स टू बैंक रिगार्डिंग एडवांसेस। डायरेक्टिव्स आर रिगार्ड द पर्पस फॉर विच लोन में बी और मे नॉट बी गिव। डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि क्या तुझे करना है और क्या नहीं करना है। डायरेक्ट एक्शन में भी होगा कि अगर बैंक RBI के अकॉर्डिंग रिफ्यूज़ कर रही है कि वो उस तरह से काम नहीं करेगी तो RBI उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है, कि उसका कैंसिल कर सकता है लाइसेंस, इस तरह से। और मोरल सोशन में भी वो डायरेक्ट ही एक्सेस कंट्रोल करेगा एंड क्या करना है क्या नहीं करना है डायरेक्ट RBI उसके साथ डिस्कशन करेगी। पीरियोडिक डिस्कशन आर हेल्ड इन द अथॉरिटीज़ ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इन द रिस्पेक्ट, जहाँ पे वो डायरेक्ट उस बैंक को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी RBI। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट से रिलेटेड कौन सा ये स्टेटमेंट सही नहीं है?
Non-banking finance companies are financial institution that constitute organized component of money market. Second है money market mutual funds are allowed to sell unit to the corporate and individual. Third है a well-developed money market is essential for the modern economy. And fourth है in the Indian money market the predominant place is enjoyed by the government and semi-government security. तो इसका right answer है first, non-banking financial companies are financial institution that constitute organized component of money market. तो ये इसका राइट आंसर नहीं है. तो इंडियन मार्केट में ये बाकी के तीनों चीज़ें इसका सही स्टेटमेंट दी गई है. इंडियन मनी मार्केट से रिलेटेड लास्ट वीडियो में भी पार्ट 1 में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करी है, तो प्लीज़ आप उसको चेक कर लीजिए, जहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का भी मैंने उसमें पार्ट 1 में कवर करा है इन डिटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रिस्क कंसिडर फॉर कैपिटल रिक्वायरमेंट अंडर बेसल 2. तो बेसल 2 में कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कौन सी चीज़ इसके सही है? तो क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट. नेक्स्ट क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क. थर्ड है क्रेडिट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, कंट्री रिस्क. एंड फोर्थ है क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट्स एंड पॉलिटिकल रिस्क. तो कौन से रिस्क की बात करी गई है बेसल 2 में? तो है क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क. तो बेसल 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में इन डिटेल में करा दिया है, तो आप पार्ट 1 उसको आप चेक करके अपने नोट में नोट डाउन कर सकते हो. फिर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सर्विस प्रोवाइडर अंडर NBFC. तो फर्स्ट लीजिंग सर्विस, इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन, असेट मैनेजमेंट सर्विस और म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल सर्विस बैंक. तो इसका राइट आंसर है इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में लीजिंग सर्विस, असेट मैनेजमेंट सर्विस एंड म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस सर्विस से रिलेटेड सभी सर्विस बात करी गई है, जबकि इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन की बात नहीं करी गई है. NBFC का मैंने पार्ट 1 में इन डिटेल कवर करवा दिया है. नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन लॉजिकल सीक्वेंस टू डेट रिकवरी बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थ्रू डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल. DRTS से रिलेटेड कौन सी बात इसमें बोली है जो उसको लॉजिकल सीक्वेंस उसको अरेंज करना है. फर्स्ट है रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम डीलिंग विथ डिपोजिंग ऑफ द कंसर्न असेट प्रॉपर्टीज पेंडिंग एट द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन. बी है डायरेक्ट हिम टू डिस्क्लोज पर्टिकुलर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन दोज स्पेसिफाइड बाय द एप्लीकेंट बैंक. एंड सी है शो कॉज विदिन 30 days एज वाई द रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड टू द बैंक. तो इसका राइट आंसर है C, B एंड A. तो फर्स्ट क्या होगा? शो कॉज विद इन 30 days टू वाई द रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड टू द बैंक. तो फर्स्ट ये होगा. फिर होगा B डायरेक्ट हिम डिस्क्लोजर पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन दोज स्पेसिफाइड बाय द एप्लीकेंट बैंक. एंड थर्ड है रिस्ट्रेन हिम द फॉर फ्रॉम डीलिंग विथ द कंसर्न असेट पेंडिंग एट द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन. ठीक है, तो ये चीज़ भी मैंने पार्ट 1 में और डिटेल में कवर कराई है, तो आप पार्ट 1 को चेक कर सकते हैं कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, मिशन इंद्रधनुष, सरफाइसी एक्ट और भी जो रिलेटेड है NPA से, और NPA का भी टॉपिक उसमें पूरा कवर करवाया है. फिर नेक्स्ट है द रीज़न पुट फोर्थ फॉर द कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंटरनेशनल बैंक. Banks encourage inflation by adding stocks of money supply through credit creation. B, these banks sometimes are responsible for bank failure that charge high interest of the depositor. C, they cause unimaginable indebtedness among the borrowing governments by charging high interest rate. Fourth, they do not adhere to the credit allocation policy of the host government. तो इसका राइट आंसर है ABCD. मतलब चारों के चारों चीज़ ही दी गई है, वो रीज़न्स सही रीज़न दिए गए हैं इंटरनेशनल बैंक से रिलेटेड. तो और चीज़ें कवर करें उससे पहले इंटरनेट बैंक से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो पार्ट 1 में मैंने इन डिटेल कवर करी है, तो आप प्लीज़ वो चेक कर लीजिएगा. नेक्स्ट है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट. Capital market play an important role in mobilizing resources and diverting them in productive channel. Statement 2 है capital market is a market where buyer and seller engage in a trade of financial securities like bond, stock, etc. आपको दोनों स्टेटमेंट में से बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, या दोनों सही है या दोनों गलत है. तो
बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। राइट आंसर है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू कि कैपिटल मार्केट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज and diverting them the productive channel, and capital market is a market where buyer and seller engage in trade of financial securities like bond, stock, etc. तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का एक बार डिफरेंस देख लेते हैं ताकि आपको रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर लेंडिंग एंड बोरोइंग टेक अ प्लेस फॉर द शॉर्ट टर्म। यहाँ पे होगा शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ पे होगा मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे, जहाँ पे प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, कॉमर्शियल पेपर, टी बिल एंड कॉल मनी, और जहाँ पे कैपिटल मार्केट में डिबेंचर, बॉन्ड एंड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये सब होंगे। मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर होगा, यहाँ पे 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम लग सकता है। रिस्क फैक्टर का कैसा होगा, लेस देन 1 ईयर है इसलिए रिस्क इन्वॉल्व इज लो, एंड यहाँ पे ड्यू टू लेस लिक्विडिटी नेचर एंड लॉन्ग मैच्योरिटी द रिस्क इज कंप्यूटेड हाई होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे यूजुअली लो एंड यहाँ पे हाई होगा बिकॉज ऑफ हायर ड्यूरेशन। फिर है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर इन द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से रिलेटेड है। फर्स्ट, स्क्रूटनाइजेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ असेसमेंट, क्लेम फॉरम, नोटिस ऑफ लॉस एंड सेटलमेंट एंड आर्बिट्रेशन। तो राइट आंसर है सीक्वेंस के फॉर्म में है तो डी, सी, ए, बी एंड ई। तो फर्स्ट डी, नोटिस ऑफ लॉस हमें बताना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। तो फर्स्ट ये कुछ चीज़ें ना कॉमन सेंस से हो जाएगी कि डी तो होना ही चाहिए ना फर्स्ट के नोटिस ऑफ लॉस को हमें तो डिस्क्राइब पहले करना पड़ेगा। फिर सी, क्लेम फॉर्म हमें फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर ए, स्क्रूटनाइजेशन वो करेंगे कि कितना एक्चुअल में लॉस हुआ है और कितना वो दिखा रहा है, हम दिखा रहेंगे था मतलब 1000 हुआ और एक्चुअल में उसने कंप्यूट करा तो 500 ही हुआ, तो वो स्क्रूटनाइजेशन करेंगे प्रॉपरली। फिर बी, इन्वेस्टिगेशन होगी उसके अकॉर्डिंग, एंड लास्ट में होगा सेटलमेंट आर्बिट्रेशन। ठीक है, लास्ट में सेटलमेंट। तो ई हम करेंगे ना तो ये क्वेश्चन निकल जाएगा, तो हमें इस 3 में से ही चूज़ करना है, और डी तो हमने सेट कर दिया पहले, मतलब तो 4th आंसर इजीली हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। तो रिस्क मैनेजमेंट को किस तरह से कंप्राइज कर सकते हैं, तो फर्स्ट रिस्क को एनालाइज करना है, रिस्क आइडेंटिफाई करना है, फिर इसके अकॉर्डिंग असेसमेंट करना है, फिर रिस्क की प्लानिंग करनी है एंड रिस्क को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा होगा ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप का कोई क्वेश्चन PYQ में कवर हुआ है तो मैं कब पार्ट 3 लेके आऊँगी ना, तो उसमें ये इन डिटेल कवर कर दूँगी, क्योंकि इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आई होप सो इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवा दूँ। PYQ अगर कोई होगा तो मैं कवर करवा दूँगी डेफिनेटली। फिर है इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी स्टार टोपोलॉजी इन्वॉल्व्स डिवाइस आर कनेक्टेड इन अ क्लोज लूप, device on the network are connected to a single continuous cable. Third, each node is joined to the central node by the separate medium. And fourth, information is passed from one node to another in the series. तो इसका राइट आंसर है थर्ड, each node is joined to the central node by the separate medium. इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो नॉर्मली कॉमन कुछ जनरल पॉइंट से हम कवर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया है, तो आप कम्युनिकेशन की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है पेपर 1 के लिए, तो वो भी आप कवर कर सकते हो। फिर है आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी ऑफ बिजनेस फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। कंपोनेंट्स हमें फाइंड करने हैं क्रेडिट पॉलिसी ऑफ बिजनेस फर्म के लिए। फर्स्ट, कलेक्शन पॉलिसी, फैक्टरिंग, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट एनालिस्ट एंड टर्म ऑफ सेल। तो इसमें से कौन सी कंपोनेंट होनी चाहिए, तो राइट आंसर है A, D and E। A, D and E, कलेक्शन ऑफ पॉलिसी, क्रेडिट एनालिस्ट एंड टर्म्स ऑफ सेल, ये चीज़ें होनी चाहिए। फैक्टरिंग से रिलेटेड मैंने चीज़ कवर करी है। फैक्टरिंग एंड फॉरफेटिंग दो अलग अलग चीज़ है, लेकिन फैक्टरिंग से हमारे नेट में ऑप्शंस में से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैंने ऑप्शंस को और क्लियरली डिफाइन करा है अलग से, उसको पॉइंट आउट करके। फैक्टरिंग मीन्स क्या, इन्वॉल्विंग द सेल ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल ऑफ अ फैक्टर, टिपिकली अ बैंक के पास हम पार्क कर रहे हैं हमारे ट्रेड रिसीवेबल को इन एक्सचेंज ऑफ इमीडिएट कैश पेमेंट।
और जहाँ पे फॉरफेटिंग में क्या होगा, इस अ फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में ये वर्ड यूज़ होता है वहाँ, जहाँ पे एक्सपोर्टर अपने सेल करेगा राइट को ट्रेड रिसीवल को, इसको फॉरफेटर को, इन दे रिसीव द इंस्टेंट कैश। तो दोनों में सिमिलरिटी एक जैसे ही लग रही है, लेकिन इसमें बैंक के पास वो पार्क करा है, यहाँ पे वो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग है, इसलिए वो एक पर्टिकुलरली फॉरफेटर होगा उसको ही पार्क कर रहा है अपना ट्रेड रिसीवल बिल्स। इसका इन डिटेल भी आप गूगल वगैरह कर सकते हो कि इसका डिफरेंस आप अपने एंड से भी देख सकते हो। फिर है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मैंने नाम्स लिखे एंड फुल फॉर्म्स दिए हैं, तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हो कि जिससे आपको एक ही जगह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के फुल फॉर्म एंड नाम मिल जाएंगे। तो क्रिशिल है, इकरा है, कैर है, ऑनिक्रा है एंड समेरा है। ठीक है, तो आप पॉज करके वीडियो को आराम से ये नाम लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फीचर ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट। तो इंडियन कैपिटल मार्केट के लिए बताए गए में से पॉइंट्स में से कौन सा फीचर नहीं है। तो को प्रमोट स्टेट लेवल वेंचर फंड्स, सेकंड है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, थर्ड है लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड फोर्थ है यूटिलाइजेस इंटरमीडियरीज। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, को प्रमोट स्टेट लेवल वेंचर कैपिटल। तो ये इसमें कवर नहीं होता, बाकी के दिए गए तीनों चीज़ें इसमें कवर होती हुई। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जितने लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा पार्ट 3 बनाने के लिए। तो ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए चैनल के लिए। थैंक यू।